आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शरद ऋतु। देखिए, जो हम लोग के ऋतु पढ़ रहे हैं अभी, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और आज हम लोग पढ़ रहे हैं शरद ऋतु, इनका क्रम भले ही आगे पीछे हो, अब मेरे साथ लगे रहिए। हम दोबारा बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। और वर्षा ऋतु एक छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। उसमें कई सारे टॉपिक इंक्लूड रहेंगे। हाँ, आप कहेंगे सर अब ग्रीष्म ऋतु के बाद शीत ऋतु के बाद आपको वर्षा पढ़ाना चाहिए था, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा पढ़ाना चाहिए था, लेकिन हमारा क्रम उल्टा चल रहा है। आप मेरे साथ बने रहिए, बेशक समझने में बहुत आसानी मिलेंगी। कुछ टॉपिक ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको जो कभी नाम सुने नहीं होंगे, सुने होंगे लेकिन समझे नहीं होंगे, तो उन सभी टॉपिकों पर आगे चर्चा होगी। बात समझ में आ रही है? तो भले ही क्रम उल्टा है पढ़ाने का, उल्टा समझ रहे हैं। जैसे ऋतु जो चल रहा है ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ये अब हम लोग शरद ऋतु पढ़ने जा रहे हैं, जबकि ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का टॉपिक है, अगर आप लोग सिलेबस के अनुसार देखें तो। लेकिन इसलिए हम उसको ऐसे हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि वर्षा एक अलग ही टॉपिक है, वर्षा ऋतु, क्योंकि उसमें वर्षे के दो पक्ष हो जाएंगे, एक तो उत्तरी पूर्वी मानसून की कारण वर्षा और एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कारण वर्षा। तो उसमें कई टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। तो हम शुरू के 4-5 क्लास पहले आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें थोड़ा जिक्र किया गया है। तो खैर छोड़िए इस चीज़ को, जब वर्षा पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ा जाएगा। लेकिन आज हम लोग समझते हैं कि शरद ऋतु क्या होता है। देखिए, मौसम, शरद ऋतु को मौसम का लौटना या मौसम का निवर्तन भी कह सकते हैं। जब मौसम लौटता है, कहेंगे सर मौसम आया नहीं, मौसम लौटा दिए। हाँ, थोड़ा समझिए अब इस बात को, क्योंकि अभी हम लोग लगे हैं किसी तरह ये 3 टॉपिक समाप्त हो जाता है। वर्षा ऋतु को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ के हम लोग कंप्लीट कर देंगे। वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है और निगमन कब होता है, ठीक है ना। तो शरद ऋतु को हम कह सकते हैं मौसम का निवर्तन या जलवायु का निवर्तन, मानसून का लौटना, मानसून का निवर्तन कह सकते हैं। देखिए कुछ लिखे हुआ है, पढ़ते हैं। सितंबर से दिसंबर के मध्य सूर्य की दक्षिणायन होने के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के तापमान में कमी के साथ साथ दाब में वृद्धि होती रहती है। क्या समझे? भारतीय उपमहाद्वीप के तापमान में कमी के साथ साथ वृद्धि भी होती रहती है दाब में, जिसके कारण सितंबर माह के मध्य में ही पंजाब हरियाणा के मैदान में उच्च दाब के केंद्र का विकास होने के कारण मानसूनी पवनें लौटना प्रारंभ कर देती हैं। इसे ही मानसून का लौटना कहते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं, इसे मानसून का निवर्तन भी कहते हैं। मानसून का लौटना ही मानसून का निवर्तन होता है। अब एक दिमाग में आ रहा होगा कि मानसून विच्छेद क्या होता है, तो हम यही बता देते हैं। मानसून विच्छेद क्या होता है? समझिए, बारिश हो रही है, वर्षा ऋतु के दौरान वर्षा हो रही है। अगर मान लीजिए आज वर्षा हुआ, उसके लिए आज हमारा, मान लीजिए आज हमारा 26 तारीख है, कुछ भी मान लीजिए, 25 तारीख 26 तारीख, जो भी डेट मान लीजिए। तो जो वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद जब वर्षा रुक गई तो ठीक एक हफ्ते बाद फिर यदि वर्षा होने लगा, मतलब वर्षा हुआ, एक हफ्ते तक अंतराल हुआ, फिर वर्षा शुरू हो गया। तो इस जो एक हफ्ते का जो अंतराल हो रहा है, यही हमारा मानसून विच्छेद कहलाता है। मानसून विच्छेद समझ गए? आज मान लीजिए, अगर मान लीजिए आज 1 तारीख है, बारिश हुई है, 7 दिन बाद फिर 8वें दिन बारिश होगी, तो ये जो अंतराल हो रहा है ये मानसून विच्छेद कहलाता है। अब मानसून निवर्तन, मानसून का लौटना ही मानसून निवर्तन कहलाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं, इस समय ताप कटिबंधों के साथ साथ मानसून द्रोणी, जिसे हम लोग ITCZ कहते हैं, उसलिए कटिबंधीय कहानी है। इसके बारे में देखिए हम अभी बताए नहीं हैं, हमको पता है, लेकिन इसका वीडियो एक अलग टॉपिक पे बन जाएगा, ठीक है ना समझिए। मानसून द्रोणी का भी बस इतना कहेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए और आपको फायदे मिलेंगे। जलवायु एक बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा समझ लीजिए कि अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है। जलवायु क्या ही पोर्शन, उसको केवल याद नहीं कर सकते, केवल समझा जा सकता है।
आ गया। द्रोणी का भी दक्षिण की ओर विस्थापन हो जाता है, ये दक्षिण हिस्सा, जिसके कारण उस उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का तिब्बत के पठार से हिमालय पर्वत की ओर विस्थापन प्रारंभ हो जाता है तथा उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का भारतीय प्रायद्वीप से प्रभाव कम होने लगता है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं बन जाती है। देखिए, बंगाल की खाड़ी में आप लोगों को बताया तो चक्रवात बनता है, चक्रवात बनता, और ये चक्रवात जो बनता है बंगाल की खाड़ी में, वो आपको बताए होंगे उस वक्त हम कि मान लीजिए अगर ये 0 डिग्री है तो बताइए कितने अक्षांश, मतलब कितने अक्षांश के अंतर्गत चक्रवात बनती है। बंगाल खाड़ी में कितने अक्षांश के अंतर्गत ही चक्रवात बनती है। ऐसा नहीं कि यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, नहीं, वो एक अक्षांश होता है। तो आप लोग बताइए, हमारे वीडियो में हम बताए हुए हैं, आप जरूर उसको देखिए कि बंगाल की खाड़ी में किसी एक वीडियो में जिक्र है, अब वो बताएंगे नहीं तो किस अक्षांश के अंतर्गत चक्रवात उत्पन्न होती है। तो ये तो हम लोग आज शरद ऋतु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमने जाना और समझे कैसे होता है शरद ऋतु। और शरद ऋतु के बाद अब हम लोग चलेंगे, कल देखेंगे कल की वीडियो में वर्षा ऋतु, और उसी में हम लोग पढ़ेंगे भारत में वर्षा। वर्षा ऋतु के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में वर्षा कहाँ होती, कौन से क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, कि किस क्षेत्र में कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। समझ में आ रही बात? तो बस आज इतना ही कहेंगे और बाकी कल मिलेंगे। नमस्कार।